बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द गेम पार्ट 1। इस कहानी की शुरुआत होती है 1967 लॉस एंजलिस से, जहां पर हमें एक विडो लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिस है। एलिस अपनी 15 साल की बेटी जिसका नाम पॉलिना है और 9 साल की बेटी जिसका नाम डोरिस है, उन दोनों के साथ रहती है। एलिस अपना घर चलाने के लिए स्पिरिचुअल मीडियम का सहारा लेती है। वो लोगों को यकीन दिलाती है कि जो उनके अपने अब उनके साथ नहीं है, जिनकी मौत हो चुकी है, वो उनकी आत्माओं से उनका कांटेक्ट करा सकती है और इसी तरह से उसका घर चलता है। दरअसल एलिस के हस्बैंड की अभी अभी मृत्यु हुई है और इनका पूरा परिवार इससे अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। एलिस की जो बड़ी बेटी जिसका नाम पॉलिना है, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती है, जहां पर उसके दोस्त तय करते हैं कि वो विजा बोर्ड खेलेंगे। ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिससे हम आत्माओं को बुला सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं। इस गेम को कभी भी अकेला नहीं खेला जाता और ना ही इसे ग्रेवयार्ड में खेला जाता है, और जब भी ये गेम खत्म करना होता है तो गुड बाय कहना होता है। अब जब ये गेम खेल रहे होते हैं तो उसमें एक चिट अपने आप ही मूव होना शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर पॉलिना की मॉम एलिस आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और जब ये गाड़ी से घर जा रहे होते हैं तो पॉलिना अपनी मॉम को कहती है कि आपको भी अपने काम में विजा बोर्ड को ऐड करना चाहिए, इससे आपका काम और भी ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा। दरअसल उसके अंदर कोई भी ऐसी पावर नहीं है जिससे वो आत्माओं से कांटेक्ट कर सके, लेकिन वो अपना घर चलाने के लिए लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाती है। और अब एलिस तय करती है कि वो अपने काम में विजा बोर्ड को ऐड करेगी। अगले दिन वो विजा बोर्ड ले आती है और उसे खेलना शुरू कर देती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि इस गेम को अकेले नहीं खेला जाता। और जब वो विजा गेम को खेल रही होती है तभी उसकी छोटी बेटी जिसका नाम डोरिस है, उसे मार्कस नाम की एक आत्मा पजेस्ट कर लेती, यानी कि अपने काबू में ले लेती है। और एलिस जो भी सवाल पूछ रही होती है वो उसका जवाब दे रही है, जिसका मतलब ये है कि विजा बोर्ड काम करता है। डोरिस जल्दी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन अब वो तय करती है कि वो अपने पिता की आत्मा से कांटेक्ट करेगी और रात को वो अकेले विजा बोर्ड को खेलना शुरू करती है। और जब वो ऐसा करती है तो विजा बोर्ड अपने आप ही मूव होना शुरू हो जाता है। डोरिस को ये देखकर खुशी होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने पिता की आत्मा से कांटेक्ट कर लिया है, वो उसके आसपास ही है। अब कुछ दिनों के बाद डोरिस की मॉम को स्कूल में बुलाया जाता है, जहां पर प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि डोरिस ने अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया है और अब वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान भी देती है। इससे उसकी मॉम को बहुत अच्छा लगता है। और जब एलिस अपनी दोनों बेटियों के साथ घर आती है तो देखती है कि दरवाजे पर बैंक का नोटिस है, क्योंकि इन्होंने लोन नहीं चुकाया, इसीलिए इन्हें अब इस घर को खाली करना होगा। एलिस ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उसी रात को एक बार फिर से डोरिस विजा गेम खेलती है। वो अपने पिता की आत्मा से कांटेक्ट करती है और कहती है कि हमें पैसों की जरूरत है, नहीं तो हमें इस घर को छोड़ना होगा। और वो आत्मा उसे नीचे बेसमेंट की तरफ रास्ता दिखाती है। और जब ये उस जगह जाते हैं तो वहां पर एक बैग होता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं, यानी कि अब इन्हें इस घर को खाली नहीं करना पड़ेगा। एलिस को भी यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी अपने पिता की आत्मा से कांटेक्ट करती है, इसीलिए अब ये तीनों के तीनों विजा बोर्ड को खेलते हैं। विजा बोर्ड का जो एरो होता है वो अपने आप ही मूव होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि आत्मा इनके आसपास ही है। इसके बाद एलिस आत्मा से एक ऐसा सवाल पूछती है जिसके बारे में वो या उसके पति जानते थे, और वो आत्मा इंडिकेशन में उसे सही जवाब दे देती है। एलिस को और उसकी दोनों बेटियों को यकीन हो जाता है कि ये अपने पिता की आत्मा से कांटेक्ट कर चुके हैं, यानी कि वो इनके आसपास ही है। एलिस जिसे अभी तक विजा बोर्ड पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था, अब उसे विश्वास हो चुका है और वो तय करती है कि उसके पास जो भी उसके क्लाइंट्स आते हैं वो विजा बोर्ड की मदद से उनके सवालों का जवाब देगी, जिसमें उसकी बेटी डोरिस उसकी मदद करेगी। हालांकि वो चाहती है कि उसकी बड़ी बेटी पॉलिना भी उसका साथ दे, लेकिन पॉलिना साफ साफ मना कर देती है। और अब एलिस और उसकी छोटी बेटी डोरिस दोनों के दोनों अपने क्लाइंट्स को विजा बोर्ड की मदद से हेल्प करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से डोरिस का स्कूल जाना भी बहुत कम हो जाता है। जब भी इनके घर पर कोई क्लाइंट आता है तो ये विजा बोर्ड खेलते हैं, जिसके बाद डोरिस के अंदर आत्मा आती है और जो भी लोग सवाल पूछते हैं वो उनके सवालों का जवाब अलग अलग आवाजों में देती है। लेकिन अब धीरे धीरे डोरिस के कंधों पर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके बारे में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और जब वो विजा बोर्ड के एरो से मिरर में देखती है तो उसे दिखता है कि उसके कंधे पर एक स्पिरिट यानी कि एक आत्मा बैठी हुई है।
दरअसल उसका हमेशा से मानना था कि वो एरो से किसी भी स्पिरिट को देख सकती है और ये कोई अच्छी स्पिरिट नहीं होती, बल्कि एक इविल स्पिरिट है जो उसे पजेस्ट कर लेती है। इसके बाद वो अपनी बहन के कमरे में जाती है और उसके कान में कुछ बोलती है और उसे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। कई दिनों के बाद जब वो स्कूल जाती है तो वहां पर वो लड़का जो हमेशा उसे बुली किया करता था, यानी कि परेशान किया करता था, वो गुलेल से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर डोरिस अपनी शक्तियों से उसकी गुलेल को उसी की तरफ मोड़ देती है और वो अपने आप को ही हर्ट कर देता है। दरअसल अब डोरिस पूरी तरह से बदल चुकी है। वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है। वो अपनी सिस्टर की डॉल के लिप्स को भी पूरी तरह से बंद कर देती है, यानी कि सील देती है। और जब उसकी सिस्टर उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये हमारे डैड ने किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर अलग अलग आवाजें आए। उसे उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती और अब वो पेपर्स पर बहुत जल्दी जल्दी कुछ लिखना शुरू कर देती है। और बाद में जब पॉलिना उन पेपर्स को देखती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें पॉलिश लैंग्वेज में लिखा होता है जो कि डोरिस को कभी आती नहीं थी। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान होती है कि उसने पॉलिश भाषा कैसे लिखी। वो उन पेपर्स को लेकर स्कूल के फादर के पास जाती है और उन्हें वो सभी पेपर्स दे देती है जिसमें डोरिस ने पॉलिश भाषा में कुछ लिखा था। और उसी शाम को फादर उसके घर पर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी एक बार वीजा बोर्ड खेलना चाहूंगा। और अब फादर एलिस और उसकी बेटी डोरिस के साथ बैठकर वीजा बोर्ड खेलना शुरू करते हैं। दरअसल वो अपनी पत्नी की आत्मा से कांटेक्ट करना चाहते हैं। वो सबसे पहले डोरिस से पूछते हैं कि मेरी पत्नी का मिडिल नेम क्या है। तभी वीजा बोर्ड का एरो अपने आप ही मूव होता है और लिन नेम बताता है। इसके बाद डोरिस उसकी पत्नी की आवाज में कुछ बोलती भी है, जिसके बाद सबको ऐसा लगता है कि ये सेशन पूरी तरह से कामयाब रहा। फादर डोरिस को कहते हैं कि तुम नीचे जाओ, मैं तुम्हारी मॉम और सिस्टर से कुछ बात करना चाहता हूँ। और जब डोरिस नीचे जाती है तो फादर बताते हैं कि मेरी पत्नी का मिडिल नेम लिन नहीं है बल्कि कैथरीन है। दरअसल जब मैंने सवाल पूछा था तो उसके बाद बार बार मैं अपने दिमाग में लिन नाम जानबूझकर ला रहा था और उसने वही नाम बताया जो मेरे दिमाग में था। इसका मतलब डोरिस कभी किसी की आत्मा से कांटेक्ट नहीं करती, बल्कि वो लोगों के दिमाग को रीड करती है। और जो आवाज उसने निकाली थी वो मेरी पत्नी की नहीं थी। दरअसल उसने एक ही वर्ड बोला था, जब भी यहाँ पर कोई तुम्हारा क्लाइंट आता है तो वो उनके अपनों की आवाज में सिर्फ एक ही वर्ड बोलती है, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो उनके अपनों की आवाज है या नहीं। पॉलिना ने मुझे जब डोरिस के लिखे हुए पॉलिश लैंग्वेज वाले पेपर्स दिए तो मैंने उन्हें ट्रांसलेट करवाया, जिसमें मार्कस नाम के एक आदमी का जिक्र था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एक इमिग्रेंट था। उसे एक डॉक्टर ने पकड़ लिया था जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो लोगों के ऊपर अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट्स किया करता था, जिसके बाद वो उन्हें मार देता था। और मार्कस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और जिस घर में ये एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे वो घर यही है। उस डॉक्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के लिए मार्कस के साथ कई लोगों को इस घर की बेसमेंट में मारा था, जिसके बाद शायद उसने उन सबको वहीं दफना दिया हो, जिसका मतलब ये है कि ये एक तरह का कब्रिस्तान है। इसके बाद फादर ये बताते हैं कि जो पेपर्स मैंने पढ़े थे जो कि पॉलिश भाषा में लिखे गए थे, उसमें मार्कस ने लिखा था कि मरने के बाद भी मैं अपने आप को असली दुनिया में फील करता हूँ, यानी कि उसकी आत्मा आज भी इसी दुनिया में है जिसने डोरिस को पूरी तरह से पजेस्ट कर लिया है। वही हमें डोरिस को दिखाया जाता है जो सोफे पर बैठी होती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और उसकी आंखें पूरी तरह से बदल गई होती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है और जब डोरिस दरवाजा खोलती है तो वहां पर उसकी बड़ी सिस्टर पॉलिना का बॉयफ्रेंड होता है, जिसे डोरिस नीचे बेसमेंट में ले जाती है जहां उसे एक स्कल दिखता है। पर इससे पहले कि पॉलिना का बॉयफ्रेंड कुछ समझ पाता, डोरिस को एक बार फिर से स्पिरिट अपने कब्जे में ले लेती, यानी कि पजेस्ट कर लेती है। और इसके बाद वो पॉलिना के बॉयफ्रेंड को मार देती है। वहीं फादर एलिस और पॉलिना जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि डोरिस ने पॉलिना के बॉयफ्रेंड को मार दिया है। ये सब के सब नीचे बेसमेंट में जाते हैं, लेकिन वहां पर डोरिस कहीं भी नहीं होती। और तभी ने वहां पर कुछ स्कल्स दिखाई देते हैं, जिसके बाद ये तय करते हैं कि ये वीजा बोर्ड की किताब को उस गेम को पूरी तरह से जला देंगे। ये उसको जला देते हैं और तभी इन्हें डोरिस की आवाज आती है जो कि दीवारों के पीछे से आ रही होती है।
और यहाँ पर इन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जिस दरवाजे के अंदर वो डॉक्टर सभी एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। यहाँ पर डोरिस होती है, जिसे अब मार्कस की आत्मा ने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। वो फादर को भी पजेस कर लेती है, जिसके बाद फादर एलिस पर और पॉलिना पर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से अपनी जान बचाकर ऊपर भाग जाते हैं। जिसके बाद डोरिस फादर को मार देती है और अब उसका अगला शिकार एलिस यानी कि उसकी मॉम और उसकी बड़ी सिस्टर पॉलिना है, वो उन दोनों पर हमला करती है। वो सबसे पहले अपनी मॉम को पकड़कर मारने के लिए बेसमेंट में ले जाती है। वहीं पॉलिना देखती है कि जिस वीजा बोर्ड को अभी अभी जला दिया गया था वो पूरी तरह से सही सलामत टेबल के ऊपर रखा गया है। और तभी यहाँ पर पॉलिना को उसके पिता की आत्मा दिखती है। उसके पिता की आत्मा उसे बताती है कि अगर तुम इन बुरी आत्माओं से छुटकारा चाहती हो तो तुम्हें डोरिस की आवाज को बंद करना होगा। दरअसल वो डोरिस नहीं है बल्कि मार्कस है, जो उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। यानी कि अब किसी भी तरह से उसे डोरिस के होठों को बंद करना है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से डोरिस ने कभी उसकी डॉल के होठों को पूरी तरह से सिल दिया था। और अब वो बेसमेंट में जाती है जहाँ पर डोरिस अपनी मॉम को मारने वाली होती है, लेकिन तभी पॉलिना उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद वो उसके होठों को बंद करने की कोशिश करती है ताकि उसकी आवाजें बंद हो जाए, लेकिन यहाँ पर जितनी भी बुरी आत्माएं होती है वो सब की सब उसे पकड़ लेती, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पॉलिना किसी तरह से उसके होठों को हमेशा के लिए बंद कर देती है। और यहाँ पर डोरिस की मृत्यु हो जाती है। डोरिस की मृत्यु के बाद दिखाया जाता है कि उसकी आत्मा अपने पिता की आत्मा के साथ है। वो बहुत खुश है, लेकिन अब मार्कस की आत्मा ने पॉलिना को पजेस्ट कर लिया, जिसके बाद वो अपनी मॉम को मार देती है। मरने से पहले उसकी मॉम उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन पॉलिना जो होश में आ चुकी है उसे अपनी मॉम की मौत का बहुत दुख होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि पॉलिना अब मेंटल हॉस्पिटल में है। उसके ऊपर उसकी मॉम को मारने का, साथ ही उसकी छोटी बहन डोरिस जो कि गायब हो गई है, जिसकी बॉडी किसी को नहीं मिली थी, उसका इल्जाम होता है। डॉक्टर उससे कई सवाल पूछता है, लेकिन वो उनके सवालों का जवाब नहीं देती। और डॉक्टर के जाने के बाद वो फ्लोर पर अपने ही रक्त से एक वीजा बोर्ड बनाती है और अपनी बहन डोरिस की आत्मा को बुलाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन डोरिस की आत्मा के साथ बैठी है, लेकिन ये डोरिस की आत्मा नहीं है बल्कि मार्कस की आत्मा है, जो यहाँ पर उसे धोखा देने के लिए आई है। तभी डॉक्टर ग्लास से अंदर देखता है जहाँ पर पॉलिना अजीब नजरों से उसे देख रही होती है। और ठीक डॉक्टर के पीछे हमें डोरिस की आत्मा को दिखाया जाता है, जो असल में मार्कस की आत्मा है, जो डॉक्टर की तरफ बढ़ रही होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि 47 साल बीत चुके हैं और अब पॉलिना बूढ़ी हो चुकी है। उससे हॉस्पिटल में एक लड़की मिलने आती है जो क्लेम करती है कि मैं तुम्हारी नीस हूँ। इसके आगे की कहानी सेकंड पार्ट में है, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।